हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो फिर जो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें से पहला है स्थिर लागत क्या है। और उसी में जो एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है कि स्थिर लागत और परिवर्ती लागत में जो हमें अंतर स्पष्ट करना है कि आखिर स्थिर लागत और परिवर्ती लागत में क्या अंतर है। सबसे पहले हम लागत को देखते हैं। तो लागत जो होता है किसी वस्तु पर जो खर्च की गई जो राशि जो होती है वही जो है उस वस्तु की जो है लागत होती है। तो अब समझते हैं हम स्थिर लागत को। तो स्थिर लागत जो ऐसी लागत होती है कि जो उत्पादन में जो घटा उतार चढ़ाव के कारण जो है फिर भी जो लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये स्थिर लागत जो ऐसी लागत होती है जो उत्पादन के घटाव चढ़ाव के कारण भी जो ये स्थिर रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई रूम किराया लेते हैं और उसमें अगर ये रूल है कि अगर आप एब्सेंट भी रहते हैं तो आपको जो है उसका किराया भरना होगा। मान लीजिए कोई रूम में हम रहते हैं और 1000 रुपये महीने अगर हम उसके लिए पे करते हैं तो उसमें रूल है कि आप जो है आप चाहे 1 महीना एबसेंट रहे या 2 महीना रहे, अगर आप रहते हैं तो आप जो है उसका किराया आपको देना होगा। तो ये जो है स्थिर, ये जो है ये होती है स्थिर लागत। एक हम चाहे उत्पादन करें या ना करें, उत्पादन हो या ना हो, उत्पादन में कमी हो या वृद्धि हो, लागत जो है फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है। तो ये जो है स्थिर लागत कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कपड़े की फैक्ट्री के लिए जो एक जो है घर लिया, एक भवन लिया और उसका जो हम बीमा कराए हैं, और अगर हम कुछ दिन के लिए अगर फैक्ट्री बंद कर देते हैं तो वो जो भवन वाला है जो उसका किराया लेगा और बीमा भी हमको भरना पड़ेगा। बीमा का किराया भी जो हमको भरना पड़ेगा, चाहे फैक्ट्री बंद रहे या खुली रहे, लेकिन हमें रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो यही जो है स्थिर लागत होती है कि लागत जो है उत्पादन बढ़े या घटे, उत्पादन में उतार चढ़ाव के कारण जो है लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी लागत जो है स्थिर लागत कहलाती है। वहीं पर जो है अब होता है परिवर्ती लागत। कि परिवर्ती लागत जो है ये जो कहा जाता है कि परिवर्ती लागत जो है स्थिर लागत जो है, इस दोनों में एक चीज का फर्क होता है कि स्थिर लागत सिर्फ जो है आपातकाल स्थिति में लगाए जाते हैं। आपातकाल स्थिति में जो स्थिर लागत ज्यादातर काम करते हैं, और परिवर्ती लागत जो है हर समय जो है ये बदलते रहते हैं। कि ऐसी लागत जो मजदूर के जो या उत्पादन के उतार चढ़ाव के कारण, उत्पादन के उतार चढ़ाव के कारण जो है लागत का भी जो उतार चढ़ाव होता रहता है, लागत भी जो परिवर्तन करते रहते हैं, तो ऐसी लागत जो है परिवर्ती लागत कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई कपड़ा का दुकान खोलते हैं या कपड़े की फैक्ट्री खोलते हैं, तो हमें ज्यादा यदि कपड़े उत्पादन करने हैं तो हमें ज्यादा मजदूर चाहिए, ज्यादा सामग्री चाहिए। तो हम यदि ज्यादा सामग्री देंगे तो ज्यादा कपड़े का उत्पादन होगा, और कम सामग्री देंगे तो जो है कम कपड़े का उत्पादन होगा। यही जो है कहना का मतलब ये है कि यदि हम जितना वस्तु पर लागत खर्च करेंगे, हम जितना लागत देंगे उसी के अनुसार जो वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, और उसी के अनुसार जो है उत्पादन घटेगा भी। यदि हम ज्यादा लागत देंगे, ज्यादा खर्च करेंगे किसी भी सामग्री पर, तो हमें कपड़े का उत्पादन ज्यादा होगा। यदि कपड़े की सामग्री पर जो है कच्ची सामग्री पर जो हम कम लागत खर्च करेंगे तो जो हमें कपड़े का उत्पादन भी कम हो। तो ये इस प्रकार से जो बदलते रहते हैं स्थिर लागत जो परिवर्ती लागत जो है, इन दोनों में अंतर ये है सबसे पहला कि ये जो स्थिर लागत ज्यादातर जो आपातकाल की स्थिति में स्थिर रहते हैं, बाकी जो दिनों में जो ये परिवर्ती होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, समय के अनुसार जो ये बदलते रहते हैं। और जो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिर लागत जो है ये जो है शून्य नहीं हो सकता। ये जो है स्थिर लागत जो है ये शून्य भी, ये जो है कितने पर अटकेगा ये कहना भी मुश्किल है। अगर मान लीजिए कोई रूम का किराया 1000 रुपया देते हैं, 1000 पे वो अटका हुआ है, हम एब्सेंट करें या कुछ भी करें, 1000 का 1000 ही हमें देना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है ये हम नहीं कह सकते कि जो है स्थिर लागत शून्य हो सकता है, लेकिन जो है परिवर्ती लागत जो है वो शून्य भी हो सकता है। ये जो है परिवर्ती लागत जो है ये शून्य भी हो सकता है, लेकिन स्थिर लागत शून्य हो ये आवश्यक नहीं है। उसके बाद जो है परिवर्ती लागत जो है ये समय के अनुसार जो है हर पल बदलते रहते हैं, उत्पादन के क्रमानुसार जो बदलते रहता है। उत्पादन अगर वस्तु का ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा लागत खर्च करने पड़ेंगे, यदि उत्पादन कम करना है किसी वस्तु का तो हमें लागत भी कम देनी पड़ेगी। तो ये सब जो इनके अंतर है। इस प्रकार से जो हम स्थिर लागत और परिवर्ती लागत में जो अंतर समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम क्या है, और उसमें पूछा जा रहा है कि इस नियम के लागू होने की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है।
ये जो एक अर्थशास्त्री थे गोसेन, सर गोसेन ने जो है ये नियम दिया था और ये उनका पहला नियम था। तो इसलिए जो ये गोसेन का जो है पहला नियम कहलाता है। जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को जो हम लोग गोसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं या गोसेन का पहला नियम भी कहते हैं। यह इसे जो है संतुष्टि का आधारभूत भौमिक नियम भी कहा जाता है। सम उपयोग जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को जो है संतुष्टि का आधारभूत भौमिक नियम भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो ये जो ह्रास मतलब होता है कि नष्ट होना या धीरे धीरे जो कमते जाना, घटते जाना। तो वहां पर जो कहा जाए सीमांत उपयोगिता अर्थात उपयोगिता का जो है कम होते जाना। तो गोसेन सर ने जो कहा था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में, जो गोसेन सर ने जो कहा था वो उन्होंने कहा था कि एक ही वस्तु का यदि अनेक बार उपयोग किया जाए, अनेक बार जो एक ही वस्तु का जो अनेक बार यदि लगातार उपयोग किया जा रहा हो, तो जो उस वस्तु के हर एक इकाई से जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे घटती जाती है। उपयोगिता जो धीरे धीरे घटती जाती है। तो जो हम कह सकते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जो है वो जो है यदि एक वस्तु का जो है अनेक बार उपभोग किया जा रहा हो या लगातार उपभोग किया जा रहा हो, तो उससे जो उसके जो है प्रत्येक इकाई से जो प्राप्त होने वाली जो है उपयोगिता जो है घटती जाती है, उपयोगिता घटती जाती है। तो ये था जो है ये है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसको हम यदि एक एग्जाम्पल के रूप में समझे तो एक भूखा व्यक्ति, मान लीजिए एक भूखा व्यक्ति जो है अपनी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो एक रोटी खाता है, तो मान लेते हैं एक रोटी खाने से जो है उसे आठ जो है संतुष्टि मिलते हैं, 8 यूनिट जो उसे उपयोगिता मिलते हैं, 8 यूनिट उसे जो उपयोगिता मिलती है। लेकिन जो उसमें जो थोड़ी जो है उसकी जो भूख की तीव्रता है वो थोड़ी कम जाती है। लेकिन जो अभी तक उसकी भूख की तीव्रता कमी नहीं है, उसे उसका भूख जो है पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जो है फिर दूसरा रोटी खाएगा। मान लेते हैं दूसरा रोटी खाने से जो है उसे जो है अब जो है वह 8 यूनिट जो उसे संतुष्टि मिलने वाली नहीं, क्योंकि उसने जो थोड़ा सा जो उसने जो पहली रोटी खाई उससे उसे जो है थोड़ी सी संतुष्टि मिल गई, इसलिए अब जो है जो 8 यूनिट से कम ही उसे संतुष्टि मिलेगी। तो मान लेते हैं 2 रोटी खाने से जो उसे जो 6 यूनिट की संतुष्टि मिलती है, 6 यूनिट की संतुष्टि मिलते हैं। फिर मान लेते हैं उसे थर्ड रोटी खाने से, मतलब तीसरी रोटी खाने से जो वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, उसका पूरा भूख जो है वह मिट जाता है। तो उसका जो है पूरा भूख जो है मिट जाता है। माना कि जो है वह जो तीसरी रोटी खाने से अर्थात उसका पूरा भूख मिटने का अर्थ है उसी उपयोगिता जो अब जो है जीरो हो गई, उसके लिए जो है रोटी की उपयोगिता जो वो शून्य हो चुकी है। अब यदि जो है वह अगर चौथी रोटी वह खाता है तो वह जो उसके लिए कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। अगर वह चौथी रोटी खाएगा तो उसके लिए वह कोई उपयोगिता मान्य नहीं रखेगी। लेकिन इस चौथी रोटी पर जो है उसकी उपयोगिता जो वो शून्य हो जाएगी। लेकिन यदि इसके बाद जो है 5वीं रोटी खाता है, 6वीं रोटी खाता है, तो ये उसके लिए अनपच हो जाएगा। तो हो सकता है उसकी वह जो है बीमार पड़ जाए, तो वहां पर जो है वह तब जो है उसकी उपयोगिता वहां पर जो है ऋणात्मक हो जाएगी, उसकी उपयोगिता जो धीरे धीरे कमते चली जाएगी। तो इसलिए जो यही जो उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है कि जिस प्रकार हम एक ही वस्तु का यदि बार बार उपभोग कर रहे हैं, बार बार उपभोग करें, तो उसके हर एक इकाई से जो है प्राप्त जो हमारी उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। अगर हम फिर भी उसका उपभोग करते जा रहे हैं तो एक समय से आएगा वो जो है ऋणात्मक में भी जा सकता है। तो ये जो है सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम है और ये जो है प्रोफेसर अर्थशास्त्री जो गोसेन सर ने दिया था और इसीलिए जो इस नियम को जो है गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। अब इसमें जो है कहा जा रहा है कि इसके नियम लागू होने के आवश्यक शर्त, अर्थात जो शर्त पूछे जा रहे ये कारण अभी हम कह सकते हैं आखिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो आखिर कारण क्या है, इसका जो कारण क्या है, किस कारण से जो सीमांत उपयोगिता जो घटते जाते ह्रास होते रहता है। तो उसका सबसे पहला कारण है कि प्रत्येक आवश्यकता से जो है संतुष्टि पूर्ण नहीं की जा सकती, जो प्रत्येक आवश्यकता से जो है पूर्ण संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। अर्थात कहने करते हम जो आवश्यकता है हमारी जो जरूरत है, मान लीजिए उस भूखे व्यक्ति के लिए जो है 4 रोटी आवश्यक थी, तो वह जो उस रोटी से जो है अपनी भूख जो मिटा सकता था, वो पूरी भूख भी मिटा सकता था। इसलिए जो है प्रत्येक आवश्यकता से जिस प्रकार उस भूखे व्यक्ति की जरूरत थी रोटी, तो वह रोटी से जो ये
चांस बनता है कि वह जो अपनी भूख जो पूरी तरह से वह उस रोटी से संतुष्ट हो सकता है, पूरी तरह अपनी भूख को मिटा सकता है। तो इसलिए जो वही जो पहला शर्त यह है कि इसके नियम लागू होने का, कि इससे जो इससे हर आवश्यकता से जरूरी है कि हर आवश्यकता से जो हम अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर दूसरा है कि जो प्रत्येक आवश्यकता, प्रत्येक वस्तु से जो है, प्रत्येक वस्तु जो है क्या जगह दूसरा कोई वस्तु नहीं ले सकता, पूरी तरह से तो नहीं ले सकता। प्रत्येक वस्तु का जगह जो कोई दूसरा जो है वस्तु नहीं ले सकता। मान लीजिए कोई भूखा व्यक्ति है, भूखा व्यक्ति वह अगर रोटी के बदले दाल खाए, अगर वह पांच रोटी खाया है, अगर 5 रोटी से जो उसे संतुष्टि मिलती है पूर्ण रूप से, वहीं पर जो दाल भी वह जो 5 कटोरा जो नहीं पी सकता, तो वो अनपच हो जाएगा। तो वहां पर जो वो दाल जो अपने हिसाब से खाएगा, फिर जो उसकी संतुष्टि अलग होगी। तो वह जो 5 रोटी के बदले में दाल जो है वह थोड़ा सा खाएगा, तो इसलिए जो वहां पर जो रोटी के बराबर दाल जगह नहीं ले सकता। तो इसलिए जो है इस यहाँ पर जो नियम लागू होता है सीमांतुवेता ह्रास नियम का। तो इस कारण से भी जो हम सीमांतुवेता ह्रास नियम लागू करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर कहा जाए प्रत्येक वस्तु के अनेक उपयोग होते हैं। और प्रत्येक वस्तु के अनेक उपयोग का अनेक अर्थ है कि एक ही वस्तु एक ही काम के लिए जो है जरूरी नहीं कि वह एक ही काम में लगे। कि मान लीजिए जैसे एक भूखे व्यक्ति के लिए रोटी आवश्यक है, ये जरूरी नहीं कि वह रोटी जो है सिर्फ भूखे व्यक्ति के लिए का ही जरूरत है, वो और किसी का भी जरूरत हो सकता है। वह जो मान लीजिए एक जो प्यासा व्यक्ति है, उसके प्यासे व्यक्ति के लिए माना कि उसके लिए पानी आवश्यक है, लेकिन उसके लिए रोटी भी आवश्यक है। तो एक वस्तु के जो अनेक उपयोग हो सकते हैं। अगर रोटी हम खाने में उपयोग करते हैं, तो खाने में उपयोग करते हैं, उसे हम कोई और चीज़ के बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारी जो आटा है, मान लीजिए हमारे घर में आटा है, उसका एक उपयोग नहीं, हम उससे रोटी भी बना लेते हैं, पूरी भी बना लेते हैं, और सारे पकवान भी बना लेते हैं। तो इस तरह से जो एक वस्तु के अनेक उपयोग है, तो ये इसलिए भी जो है सीमांतुवेता ह्रास नियम लागू होते हैं। ये इन 3 कारणों से जो है सीमांतुवेता ह्रास नियम को लागू किया जाता है अर्थशास्त्र में। तो ये था सीमांतुवेता ह्रास नियम कि गोसेन के प्रथम नियम के अनुसार जो कहा जाता है कि यदि एक ही वस्तु का अनेक बार उपयोग किया जा रहा हो, तो उसके प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है घटती जाती है। ये था सीमांतुवेता ह्रास नियम। और इसके जो 3 कारण है कि प्रत्येक आवश्यकता से पूर्ण संतुष्टि प्राप्त की जाती है। दूसरा कारण कि प्रत्येक वस्तु जो है दूसरे वस्तु का पूर्ण रूप से जगह नहीं ले सकता। तीसरा ये कि प्रत्येक वस्तु के अनेक उपयोग होते हैं, वो जो कोई भी वस्तु एक निश्चित उपयोग के लिए बंधी नहीं होती। ये थे 3 कारण। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा और आपके लिए यूजफुल रहा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर।